ओके, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी जो है घटना चक्र लगा रहे हैं, वो भी राजनीति विज्ञान से संबंधित। और यह आपका टीजीटी, पीजीटी, अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी में आपका जो है यह काफ़ी मददगार साबित होता है। तो घटना चक्र अपने आप में ही एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसको सभी को लगाना चाहिए। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी आदि कोई भी जो है शिक्षक संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये सभी आपके लिए मायने रखेगा, राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो आइए देखते हैं, अभी तक हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो है प्रश्नों को लगा रहे थे। सबसे आखिरी जो हमारा चैप्टर था मार्क्सवाद का, जो हमने लगा करके अभी समाप्त भी किया है कल ही। तो वो सब वीडियोज़ अगर अभी आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। आज से जो हमारा शुरुआत करेंगे घटना चक्र का ही, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत का मतलब है यहाँ पर राजनीतिक चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राजनीतिक चिंतक। ठीक है, सभी जानते हैं कि हम लोग दो प्रकार के राजनीतिक चिंतकों को पढ़ते हैं, एक पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न, और एक इंडियन यानी कि भारतीय। तो इनका सम्मिश्रण जो है आप यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछता भी है। तो सिद्धांत का पोर्शन आपने उधर लगाया है, अब ये से स्टार्ट करेंगे और इसको भी टाइम टू टाइम ख़त्म करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो काफ़ी लंबा पोर्शन है और स्टार्ट करेंगे 30 प्रश्नों को लेकर के हम लोग चला जाएगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। गांधी जी का कौन सा विचार है जो गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है दोस्तों? तो सत्याग्रह है, अहिंसा है, स्वराज है या सर्वोदय है? तो यहाँ पर सर्वोदय हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या बहुत ज़रूरी है। गांधी जी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाज का शीर्ष माना जाता है। पहली बात तो ये लाइन आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कभी भी पूछेगा। सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य क्या है, यह पूछता है। तो राजनीति का आध्यात्मिकरण है, यह भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो राजनीति का आध्यात्मिकरण है, या गांधी जी के कर्म योग को अभिव्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य है सबका उत्थान यानी कि सबका कल्याण। ठीक है, आइए अगला देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु को राजा के रूप में उल्लेखित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो प्राचीन भारतीय विचारक हैं, उसमें दो विचारकों को आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, एक आप मनु पढ़ते हैं, एक कौटिल्य। तो कौटिल्य से संबंधित है। जो उनका राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया गया, वह क्या है? जो विजेता होगा, जो शत्रु होगा, विजेता का सहयोगी, शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। दोस्तों, तो विजिगीषु का मतलब होता है जो विजेता होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, अपने राज्य के विस्तार का सदैव आकांक्षा रखने वाला राजा विजिगीषु, या विजय की इच्छा रखने वाला राजा। ठीक है, विजिगीषु का मतलब क्या है? विजय की इच्छा रखने वाला राजा कहलाता है, जिसका स्थान मंडल बीच में होता है, यानी कि सबसे बीच में। ये जो इनका राज्य की बात करते हैं, सबसे बीच में जो है ये किंग यानी कि राजा को रखते हैं। फिर जो है आपके उसके शत्रु हो जाते हैं, फिर शत्रु के मित्र हो जाते हैं। इस तरीके से करके वो कई धारणाओं में जो है इसको बताते हैं, तो इसको पढ़ेंगे आप तो अच्छा लगेगा। कहलाता था, जिसका स्थान मंडल के बीच में होता था। विजिगीषु राजा के चरित्र से निर्मल, सामर्थ्यवान और नीति निपुण होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? रूसो हैं, लास्की, ग्रीन, स्पेंसर। दोस्तों, यह तो रूसो का कथन है स्वतंत्रता के बारे में। ऑप्शन ए मिसलेनियस, चूँकि ऐसे ही आता रहेगा, विचारों का है। तो उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, तो यह रूसो का कथन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक क्या है? ईश्वर है। बहुत ही अच्छा, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो भगवत गीता है, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है मनुस्मृति, जिसके संस्थापक कौन है? मनु महाराज हैं, मनु।
ठीक है। उनका जो ये मनुस्मृति था वह धर्मशास्त्र पर आधारित है, इसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको धर्मशास्त्र के साथ साथ इसको मानव शास्त्र भी कहते हैं। क्या? मानव शास्त्र। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। धर्मशास्त्र और मानव शास्त्र और मनु का जो विचार था, जो उनकी मनुस्मृति थी, वह पूरा का पूरा अगर केंद्रित किस पे था, सेंट्रलाइज था, तो वह था इसका सेंटर धर्म पर ही आधारित इन्होंने राजा की संकल्पना की। ठीक है, और धर्म के कर्तव्यपरायणता के बारे में ही ये बताते हैं और कहते हैं कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। मतलब वो कि राजा के रूप में अगर कोई शिशु भी होगा तो वह क्या होगा? ईश्वर तुल्य होगा, क्योंकि वह क्या है कि राजा के बीच में राजा के रूप में क्या है? ईश्वर है। इस तरीके से यहाँ पर मनुस्मृति में बताया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। राज या राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए इस मनुस्मृति में यह उल्लेख है कि मनुष्य के रूप में राजा ईश्वर ही है, उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगला देखेंगे, 5वां प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह बात कौन बोलता है? सही बात है, चिंतन का आरंभ कहाँ होता है? यूनानियों से। यह किसका कथन है? तो बार्कर है, मार्क्स, रूसो और लॉक है दोस्तों। तो यहाँ पर बार्कर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रोफेसर बार्कर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, ये पूरा पढ़ देंगे कि राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है, उसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी विचारक राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। मतलब कि राज्यशास्त्र का जो उद्गम होता है वह प्राचीन यूनानी चिंतक है। निर्मन क्या कहते हैं इस बारे में कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन है कि यह उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया है। ठीक है, यूनानियों को सबसे बड़ी देन क्या है? उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया है। यूनानी, आप लोगों ने डॉक्टर्स भी देखे होंगे, यूनानी दवाखाना भी होती है। इस बात को प्रोफेसर मैकिलवेल ने इस प्रकार लिखा है कि राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। सब लोगों ने अपना अलग अलग टाइप में बोला है, जिसमें से मैकिलवेल है, निर्मन है। ठीक है, और इसके आप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये बार्कर का आपका है, तो बार्कर और निर्मन आप याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखेंगे, 6ठा प्रश्न है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ब्राइस है, लास्की, कैटल, वुड्रो विल्सन दोस्तों। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मतलब कि लास्की। इसकी व्याख्या देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि लास्की का है, जो पूछा गया है लास्की है, इनका विचार है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, जो प्राथमिक जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप में क्या है? आर्थिक समानता होनी चाहिए। कौन सी समानता की बात कर रहे हैं लास्की? आर्थिक समानता की बात। ठीक है, आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अभाव व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अगला फिर है, मनु के निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों मंडल का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, सप्ताह का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिएगा, जो मंडल का सिद्धांत है यह भी मनु के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और सप्तांग का सिद्धांत भी। सप्तांग का सिद्धांत राज्य के 7 अंग बताते हैं, राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी मनु के द्वारा दिया गया है, और ऐसा ही विचार आपके साथ साथ कौटिल्य का भी दिया गया है। तो एक तो ये भी ठीक हो जाएगा। मंडल का सिद्धांत है जिसमें आपका विदेश नीति के बारे में आ जाता है। ठीक है, किसके बारे में? विदेश नीति के बारे में आ जाता है। तो यह सिद्धांत भी आपका मनु और कौटिल्य दोनों के द्वारा दिया जाता है। तो ए और बी यहाँ दोनों ही राइट हैं, चाहे जो सा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा, मनु ने मंडल का सिद्धांत, सप्ताह सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया है, अतः उपयुक्त प्रश्न विकल्प ए और बी दोनों ही क्या है? सत्य है। मनुस्मृति के अध्याय 9 में श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं, यह 7 ये राज्य के तत्व हैं। इन युक्त सक्षोभ राज सप्तांग कहलाता है। ये सब मिलकर क्या करते हैं?
राष्ट्र सप्तांग बनाते। इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों मतलब क्या है, वही विदेश नीति के बारे में विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये है मंडल का सिद्धांत और 60 गुणीय नीति। कौन सा? एक मंडल का सिद्धांत, एक 60 गुणीय नीति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, जो नैतिक रूप से गलत हो वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। कौन बोलता है? सी राजगोपालाचारी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे, राइट। M.K. गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर क्या दिया है? अधिक बल दिया है। यानी कि जो साधन होंगे वो कैसे होने चाहिए, कि साधन कैसे हों कि नैतिक दृष्टि से सही होने चाहिए, यानी कि गलत होंगे तो राजनीतिक रूप से भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों का सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। यानी कि गलत साधनों से, इसलिए हिंसा वगैरह से वह क्या करते थे? घृणा करते थे, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि यह अहिंसा का मार्ग अपनाए थे। इसी आधार पर उन्होंने माना कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। नवा प्रश्न है, गांधीवादी विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? श्रम और पूंजी के में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। तो इसमें से जो दोस्तों गांव और शहर का संघर्ष है यह गांधीवादी विचारों में व्यक्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा? राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए क्या है? खतरा है, यानी कि नेशनलिज्म। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, J.S. मिल, मैकियावेली। दोस्तों यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ था। मतलब कि वो राष्ट्रीयता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देते थे। किसको? अंतर्राष्ट्रीयता को। अंतर्राष्ट्रीयता, ये अंतर्राष्ट्रीयता को मानते थे, ना कि राष्ट्रीयता को। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में जाति, धर्म, भाषा, रंग, सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधुत्व के पोषक थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवाद के, और विश्व के समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ ही साथ वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी समर्थक थे। ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक वह थे और साथ ही राष्ट्रीयतावाद थे ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयता के जो है अधिक समर्थक थे वो। ठीक है, अगला देखेंगे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्या करता है? रिपीट करता है। तिलक हैं, गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल कृष्ण गोखले, क्या नाम है पूरा इनका? गोपाल कृष्ण गोखले, यह जो है आपके राजनीतिक गुरु हैं। देखेंगे कि महात्मा गांधी का वर्ष 1911-12 में दक्षिण अफ्रीका में जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसी बीच गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के दौरा किया और उनके कार्यों के लिए उनमें साहस बताया। गांधी जी जब जनवरी 1915 में भारत लौटे तो इसके पहले ही गोखले ने भारत में घूम घूम कर कह दिया था कि गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। वह आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने का अद्भुत क्षमता रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक समूची स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाए। गोखले भी उन्हें यही सलाह दी थी। गोखले की भांति गांधी जी भी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले से ही जो है उन्होंने यह बात सीखी थी या ली थी कि राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए। गोखले ने भी इस बात पर बल दिया था कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए। किसका?
नैतिक मूल्यों की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। राजनीति में आध्यात्मिकरण, नैतिक मूल्य, गोखले के संपर्क के कारण तथा उनके विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? दंड का एक सिद्धांत नहीं है। प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक, सुधारात्मक। दोस्तों जो दंड का सिद्धांत है उसमें प्रतिशोधात्मक आपका, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, ये सभी तीनों शामिल होंगे। वितरणात्मक जो है ना ये नहीं शामिल है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आधुनिक विधि शास्त्र या दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता देते हैं। प्रतिशोधात्मक, ठीक है, और प्रतिरोधात्मक, अवरोधक एवं सुधारात्मक, 4 तरीके हैं। इन 4 तरीके के अलावा जो है और कोई तरीका नहीं है, तो इनको याद रखना है, ठीक है। अगला 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोखले, नौरोजी, नेहरू और बोस, जयप्रकाश नारायण और लोहिया। दोस्तों यहाँ नेहरू और बोस देखिएगा कैसे, तो ये जो है उग्रवादी विचारक हैं। कौन? बोस, ठीक है, देख लीजिएगा। तिलक और बिपिन चंद्र पाल क्या है, उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले तथा दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा से, नरमपंथी विचारधारा से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है प्रमुख समाजवादी विचारक थे। विकल्प में जवाहरलाल नेहरू क्या है, लोकतांत्रिक समाजवादी थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी समाजवादी थे, ठीक है। यानी कि ये क्रांतिकारी समाजवादी थे, क्रांतिकारी समाजवादी। और ये कौन से थे, ये लोकतांत्रिक समाजवादी। तो इसलिए दो है, इसमें से ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। बाकी सब अपने मेल में हैं। ये सब नरम पंथ हैं, ये सब गरम पंथ हैं, ठीक है। और ये लोग समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, सॉरी, ठीक है। अगला देखिएगा 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उदारवादी नहीं है? अब उदारवादी विचारकों को एक जगह लिख लेंगे क्योंकि बार बार पूछता है। तो बाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। तो उदारवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारों के कारण वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक माना है। ये इम्पॉर्टेंट है। वैलेंटाइन शिरोल जो है इन्हें भारतीय अशांति का जनक मानता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को साथ में लेकर इन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया था, ठीक है। गीता रहस्य इनकी प्रमुख रचना है। कौन सी? गीता रहस्य, यानी कि ये गरम दल के नेता थे। अगला 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? दोस्तों तो कौटिल्य है, मनु, नारद, शुक्र हैं। तो राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादित कौन करता है? वही मनु। राजधर्म, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राजधर्म का मतलब है धर्म पर आधारित जो भी बात, तो मनुस्मृति है इनकी। मनुस्मृति राजधर्म पर आधारित है। देखिए मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मापदंडों के द्वारा राज्य को सुबल सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला देखेंगे, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है किससे? सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था से या राजनीतिक व्यवस्था से? तो दोस्तों जो सप्तांग सिद्धांत है यानी कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत, तो वह राजनीतिक व्यवस्था से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा भारतीय नैतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसी सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों को क्रमशः स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र का वर्णन करते हुए राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या हुई है। इसमें से कौन कौन यह व्याख्या करता है? तो मनु महाराज है, मनु, ठीक है, और साथ ही साथ कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य। अगला देखेंगे,
17वां प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है दोस्तों? तो राजा, पुरोहित, अमात्य, कोष। तो यहाँ पर आपका पुरोहित हो जाएगा, यह जो है राज्य के 7 अंगों में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऊपर आपने यहाँ पर ये देखा हुआ है, ठीक है, फिर से आप देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न करेंगे, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है। एम वीनर है, एडवर्ड शील्ड है, या रजनी कोठारी, या मॉरिस जॉन्स है दोस्तों? तो यहाँ पर मॉरिस जॉन्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिएगा, मॉरिस जॉन्स ने भारत की रचना द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारत के राजनीतिक जीवन की 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। साधारण शब्दों में इसे राजनीति की विभिन्न शैलियाँ कह सकते हैं। वे 3 शैलियाँ निम्न हैं, जिसके अनुसार भारतीय राजनीतिक जीवन की संचालन होता है। कौन कौन से हैं? तो मॉडर्न भाषा शैली, जिसे आधुनिक कहते हैं, परंपरावादी यानी कि ट्रेडिशनल भाषा शैली, संतवादी या सेंटली भाषा शैली, ठीक है। तो ये 3 ठो हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? वही 7 सिद्धांतों में सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोष, मित्र एवं कोष, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर राजा कोष शामिल है, तो कोष यहाँ भी, मित्र यहाँ भी शामिल हो जाएगा, मित्र यहाँ, तो बल भी शामिल है। तो सामंत एवं गुरुकुल की कहीं भी जो है बात नहीं की गई है, जो राज के 7 सिद्धांत हैं। देखिएगा, तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक जो कौटिल्य हैं, वो राज के अंगों की चर्चा करते हुए अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में सप्तांग की चर्चा की है। राज के सप्तांग सिद्धांत अर्थात क्या है? 7 अंगों का उल्लेख किस प्रकार किया है? राजा या स्वामी, अमात्य या मंत्री, जनपद या प्रादेशिक क्षेत्र, दुर्ग या किला, राजकोष, दंड या सेना, मित्र। अतः सामंत एवं गुरुकुल इसमें उल्लेखित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, एक सेकंड दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 10 हैं, 11, 12, 21 पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर 12 अध्यायों में विभाजित, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कितने हैं? 12 अध्यायों में। 21वां प्रश्न है, राज की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? तो शांति पर्व केवल 1, 2, 3 जो है कोई भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 सिद्धांत प्रतिपादित हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। राज की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, साथ ही साथ सामाजिक समझौते का सिद्धांत, 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति और सामाजिक समझौता, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। अगला है, इनमें से कौन सा चिंतक राज्य अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है। शुक्र, कामंदक हैं, सोमदेव, वात व्याधि हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वात व्याधि हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखिएगा, सॉलिटोर का मानना है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य ने राजनीति के एक पूर्ण विज्ञान मानकर उसका पृथक वर्णन किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारों का क्या है? सार है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह राजनीति पर लिखी गई एक ग्रंथ है, न कि अर्थशास्त्र पर लिखी गई। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत के अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जिन्होंने बृहस्पति भरत, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? बृहस्पति, भारद्वाज, वात व्याधि का नाम प्रमुखतया से लिया जा सकता है, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख भी किया है, ठीक है। तो ये देखिएगा। अगला है 23वां प्रश्न है, राज के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन बोलता है ये? तो टी.एच. ग्रीन है, बेंथम, मनु या कौटिल्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मनु, ठीक है। तो मनु जो है, कहते हैं कि जो इनका राज्य है, जो इनका स्टेट है और उसका जो राजा है, जो किंग है, क्योंकि राजा क्या है? ईश्वर के समान है। राजा अगर क्या करता है कि
राजा को सभी जो जिनकी रक्षा करता है, जो प्रजा है, उनका जो अन्न है उसका छठा भाग लेने का अधिकारी होता है। ठीक है, अन्न का छठा भाग। ठीक है, साथ ही साथ उनका क्या करेगा, रक्षा करेगा, न्याय करेगा। लेकिन राजा अगर किसी कारणवश क्या है रक्षा नहीं कर पाता है, या उनका जो है सुरक्षा नहीं कर पाता है, या न्याय नहीं कर पाता है, तो वो क्या होगा कि उनका जो पाप है उसका ही वह भागीदार होगा। यानी कि जो अन्नदान लेता है उसके साथ साथ जो उनके पाप हैं उनके साथ भी उनका जो है क्या होगा, भागीदारी होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा, राज्य दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। डायरेक्टली राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो ईश्वर के समक्ष पाप का भागीदार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और जो यहाँ पर राज की उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हैं आपका मनुस्मृति में, तो वह राज के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। कौन सा? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मनुस्मृति में, यानी राज के। इम्पोर्टेंट बात है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला 24वां प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? यानी कि एक तो गलत होगा, असहयोग बिल्कुल है, सही सविनय अवज्ञा यह भी उनका साधन था, उपवास तथा सामाजिक बहिष्कार यह भी था, हिंसक कार्य वह हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वो नैतिकता पर विश्वास रखते थे, बल्कि नैतिकता पर। और धर्म का राजनीतिकरण करते थे, धर्म का राजनीतिकरण। ठीक है, देखिएगा, गांधी जी के सत्याग्रह में साधन के रूप में हिंसक कार्य शामिल नहीं है। सत्याग्रह के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले साधन निम्नलिखित हैं, असहयोग है, सविनय अवज्ञा, उपवास है, सामाजिक बहिष्कार, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और हिजरत। ठीक है, ये सभी शामिल हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हिजरत का भी पूछता है तो आपको सही लगाना है उसको। देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? न्यासिता है, नई तालीम है, हिजरत है, सर्वोदय है। दोस्तों, दर्शन से संबंधित है। देखिएगा, तो यहाँ पर जो है सर्वोदय तो है ही है, और न्यासिता भी है, हिजरत भी है, तथा तालीम भी यहाँ है, तो इसको भी शामिल कर लेंगे। तो इस प्रकार से चारों ठीक हो जाएगा, तो 1 2 3 4 चारों ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, न्यासिता, नई तालीम, हिजरत तथा सर्वोदय सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। हिजरत का तात्पर्य देखिए क्या है, स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग करना। जो अपना स्थायी निवास स्थान है उसका क्या करना, अपने स्वयं की इच्छा से क्या करना, परित्याग कर देना। हिजरत गांधी जी के सत्याग्रह का एक क्या है, तरीका था। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान के साथ उस स्थान पर नहीं रह सकते हों, वह अपनी रक्षा की शक्ति न रखते हों, तो उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि वहाँ से हट जाना चाहिए। गांधी जी 1937 में नई तालीम की योजना भी प्रस्तुत किया। इसे वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा तथा बुनियादी तालीम भी कहा जाता है। देखिएगा, नई तालीम को क्या क्या कहते हैं, वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा तथा बुनियादी तालीम भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1937 में नई तालीम योजना, वर्धा योजना है, बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी तालीम। ठीक है, अगला देखेंगे। 26वां प्रश्न है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो नीति है, धर्म, मानवता, सत्ता है। दोस्तों, तो यहाँ पर नीति तो सबसे प्रमुख है, नैतिकता की बात करते हैं, धर्म जिसका आध्यात्मिकरण करते हैं, धर्म का आध्यात्मिकरण करते हैं। इसके बाद मानवता जो है यह भी शामिल है। सत्ता जो है, सत्ता की प्राप्ति का कोई साधन नहीं करते हैं। वो देखिएगा, राजनीतिक गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी जो है नीति थी, धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा के लिए साधन बनाना चाहते थे वो। ठीक है, अगला, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार निम्नलिखित में से किसके निकट थे? दार्शनिक अराजकतावादी के, समूह हितवादी के, नैतिक अंतर्निहितवाद के, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो दोस्तों, इनका दार्शनिक अराजकतावादी जो है सबसे निकट है, इनके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, राज्य के संबंध में गांधी जी का विचार दार्शनिक अराजकतावादी या फिलोसफिकल एनार्किज्म थे।
क्योंकि गांधी राज्य विरोधी थे। ठीक है, राज के क्या थे, विरोधी थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक वर्गहीन या राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मार्क्सवादियों के तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज का विरोध करते थे। ठीक है, अतः उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित हैं। किसके, टॉलस्टॉय। अगला देखेंगे 28वां प्रश्न है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किसका है, हेगल है, गांधी है, मिल है, बेंथम है। दोस्तों तो परमात्मा ही सत्य है, यानी कि गांधी जी का दर्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिएगा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक ट्रूथ इज़ गॉड में लिखा है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूछता है बार बार। आइए अगला देखेंगे, और आज का आखिरी प्रश्न भी है। ये कह रहा है कि किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। ठीक है, आधुनिक सभ्यता क्या है, 4 दिन की चांदनी है। तो विवेकानंद है, टैगोर, गांधी, अरविंद। तो यहाँ पर गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये राजनीतिक विचारक जो है हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, और ये सेकंड पार्ट है, और ये घटना चक्र से हम लोग लगा रहे हैं। कहाँ से, घटना चक्र से। तो आप लोग साथ ही साथ जो है इसको करते चले जाएं। राजनीति विज्ञान है ये। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों को लगा लिया है। इसके आगे की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पर इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं, और आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।